ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि लिटरेचर में पसमानदा तबके के लोग प्रोफेसर या वो नहीं हैं। हम पसमानदा थे, लेकिन हम पसमानदा रहेंगे नहीं। हमारा मानना ये है, हमें डेवलप्ड होना है और हमें उन लोगों से जो अपने आप को अशरफ समझते हैं उनसे ऊपर जाना है। इंसान पावर की पूजा करता है। मैंने वो दिन अपने आंखों से देखा है, और ये नहीं टीवी के ऊपर। मायावती जब चीफ मिनिस्टर थी, पंडित लोग जाके पैर छूटे थे। मैं इससे थोड़ा सा जो है इत्तेफाक नहीं रखता। वो इसलिए नहीं रखता कि आप पावर आने पे जो आपकी सराउंडिंग के लोग हैं वो भले ही आपके पैर छूते हों, आपको इज्जत देते हों, लेकिन आप अभी भी जो है ना कोर इशू को अचीव नहीं कर पाते। आप कह रहे थे कि अब हम पसमानदा नहीं है, नहीं रहेंगे। जब नहीं रहेंगे तब तो होगा ही नहीं। जब नहीं रहेंगे, लोग कब्रिस्तान में जिंदा दुआई तो पढ़ने जाते हैं, दफन होने तो कोई नहीं जाता। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के इस दिल्ली ऑफिस में आज 14 दिसंबर 2025 को हमारे पसमानदा मूवमेंट के बानी और मोमिनुल अंसार मोमिन कॉन्फ्रेंस बनाने वाले हज़रत आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के मौके पर आज हमारे कारकुन दिल्ली में जमा हैं। कल हमारा फंक्शन लखनऊ में हो चुका, कामयाब फंक्शन। आज दिल्ली में की बारी है, दिल्ली में हो रहा है। इसमें दिल्ली यूनिट के सदर मेरे बराबर में तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर शाहिद अंसारी साहब। मुझे फंक्शन शुरू होने से पहले रेहान साहब ने एक तजवीज़ दी, और बहुत ही सराहनीय तजवीज़, कि जनाब आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, जहाँ पर मैं ख़ुद पिछले साल हाज़िरी देने गया था, वो अटाला कब्रिस्तान इलाहाबाद में है। उसकी वो खस्ता हालत में है। तो मेरी कल ही मैं लोगों से बात हो रही थी, इलाहाबाद के यूनिट के हमारे बड़े मोहतरम लोग हैं, बड़े काविशें करने वाले लोग हैं, जो उनका 6 दिसंबर को यौम बरसी थी, उसके दिन वहाँ पे फातिया खानी भी हुई। तो रेहान साहब की तजवीज़ पर मैंने उनसे बात भी की, और लोग, क्योंकि 14 अप्रैल को हज़रत आसिम बिहारी का यौम विलादत है, तो उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज उस क़ब्र मुबारक जहां आसिम बिहारी साहब आराम फरमा रहे हैं, उसकी मरम्मत करा के उसे एक खूबसूरत रूप देकर, उसकी बाउंड्री करवा कर, और उसमें कतवा तो लगा हुआ है, अभी एक अच्छा कतवा लगवा दिया जाए, क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्गों की यादगार है। मैं इस मौके पर अपने सभी मोहसिनों का, अपने सभी भाइयों का शुक्रिया अदा यूँ नहीं करूँगा कि शुक्रिया गैरों का अदा किया था। ये सब मेरे अपने हैं, हमारे बाजू हैं, और जब तक हम सब लोग इकट्ठे होकर ऐसे प्रोग्राम, चाहे वो अब्दुल क़य्यूम अंसारी की बर्थडे हो, चाहे रशीदुद्दीन भैया जी की बर्थडे हो, चाहे बत्तख मियाँ की बर्थडे और यौम बरसी हो, या अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब की 18 जनवरी को आने वाली है वो हो, पिछले साल पटना में शामिल हुआ था उस बरसी में। और जितने भी हमारे सितारे हैं, उनकी बरसी पे हम लोग और उनकी यौम विलादत पे इकट्ठे हो गए काम नहीं करेंगे, उन्हें याद नहीं करेंगे, तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। ये बरसियाँ और ये जन्मदिन यूँ मनाए जाते हैं ताकि हम इनको याद करें, इनकी काविशों, उनकी कोशिशों, उनकी कामयाबियों और नाकामयाबियों पर हम एक तबसरा करें, ताकि हमें मालूम हो कि कहाँ कहाँ हमने अचीव किया और कहाँ कहाँ हमसे चूक हुई। इस मौके पर जनाब शाहिद अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि कुछ अल्फाज मौलाना आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की शान में अर्ज़ करें, और एक जो दिल्ली यूनिट का वो जो काम कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। नौकरी में रहते हुए आप अपना वक्त यहाँ देते हैं, आते हैं, और मेरी ख्वाहिश ये है कि दिल्ली यूनिट में जो कमियाँ हैं, क्योंकि मैं अच्छी बातें नहीं करूँगा, क्योंकि अच्छी बातें
दूसरे लोग करते हैं आपके बारे में, अपनी कमियां हमें गिननी चाहिए कि हमसे कहाँ कमियां हो रही हैं। शारिद साहब से गुजारिश करूंगा कि कुछ बातें हज़रत आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अर्ज़ करें और हम सबको बताएं कि उनके क्या प्लान्स हैं दिल्ली यूनिट को आगे बढ़ाने के लिए। जनाब शारिद साहब। मौलाना आसिम बिहारी के बरसी के मौके पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और उनको याद किया जा रहा है। ये हम बात करना चाहेंगे कि मौलाना आसिम बिहारी की जो खिदमात हैं माशरे को लेकर के, पसमानदा समाज को लेकर के, हिंदुस्तान के जो पसमानदा मुसलमान हैं उसको लेकर के जो उनकी खिदमात हैं वो बेशुमार है। मतलब अगर उनको गिना जाए, उनका शुमार किया जाए तो मुझे लगता है कि सैकड़ों ऐसी उनकी तहरीकें हैं, किताबें हैं, तहरीरें हैं जिससे जो है पसमानदा मूवमेंट को, पसमानदा समाज को उससे तक़वियत मिलती है। और एक बात कहने की है कि मौलाना आसिम बिहारी को अगर सिर्फ मौलाना ही कहा जाए तो क्या बुरा है। जिस तरीके से मौलाना आज़ाद को कहा था मौलाना, इस तरीके से अगर इनको मौलाना कहना मौलाना रहमतुल्लाह अलैह तो मुझे लगता है कि यह ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस तरीके से अशराफिया ने अपने लिए अल्काब गढ़े हैं उसी तरीके से हमको भी ज़रूरत है कि हम अपने लिए अल्काब गढ़ें और ऐसी शख्सियात पैदा करें जिनको भुला दिया गया है, जिनको फरामोश कर दिया गया है। जैसे मौलाना आसिम बिहारी हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है, मुजाहिद आज़ादी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कोई मतलब ऐसा ही आदमी होगा या कोई ऐसा आम आदमी होगा जो इनको जानता होगा। बस यही है कि चूँकि ये जो है मखसूस तबके से ताल्लुक़ रखते थे इसलिए जो है इनको फरामोश कर दिया गया। अशराफ ने इनको एकदम से गुंजाइश नहीं दी किसी भी तरीके की कि ये फल फूल सकें। कलकत्ता में इन्होंने गुर्बत में अपनी तालीम हासिल करी, वहाँ पे अपना एक पूरा तंजीम बनाई। अब इनको तालीम आगे जारी रखने के लिए घर से माली ताउन की एकदम से गुंजाइश नहीं थी, तो इन्होंने खुद से बीड़ी बनाना शुरू किया। बीड़ी बनाते बनाते इन्होंने तहरीकात में हिस्से लिए, अपनी जो है खिदमात दी, लोगों को जोड़ा। और जो लिखते थे वो तो अखबार में शाये होते नहीं थे, इसलिए कि अशराफ का उस पर कब्ज़ा था, वो कैसे शाये करते। और इनकी तहरीरों से उनको बड़ी ही जो है एतराज़ था, तो ये खुद ही तहरीर लिखते थे। अपने बीड़ी बनाने वाले जो भी उनके साथ काम करते थे उनको सुनाते रहते थे या उनसे सुनते रहते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि पूरी रात गुजर जाती थी इनकी इस पे बहसों बासा करते हुए लोगों के साथ। इन्होंने जो है अपनी कम्युनिटी को एक नाम दिया, पसमानदा, मोमिन अंसार, बहुत सारे चीज़ों से इन्होंने जो है हम लोगों को तक़वियत बख्शी है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इनकी जो भी है, इनकी तारीख़ पैदाइश हो या इनकी बरसी हो, उस पर इनको याद करें, इनके कारनामों को उजागर करें और पब्लिक तक लेकर के आएँ और बताएं कि भैया सिर्फ अशराफी नहीं है जिन्होंने जो है मेहनत की है। यहाँ पे तो ऐसे लोगों के नाम पे अवार्ड दिए जाते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बैठ करके जो है हिस्सेदारी की है और पसमानदा मुसलमानों के जान का सौदा किया है। और जान का सौदा करने के बाद जब बाहर आए हैं तो इन्हीं लोगों को बज़्ज़ात कहा है, इन्हीं लोगों को जाहिल कहा है, इन्हीं लोगों को रज़ील कहा है। इन लोगों ने हम लोगों को खानों में बांट रखा है, मसलकों में बांट रखा है, लेकिन जब बात आती है मफाद की, जब ज़रूरत की बात आती है तो ये मसलक को छोड़ करके ज़ात के ऊपर आते हैं। अशराफ सैयद हो या ख़ान हो, वो इस चीज़ से उसको कतई गुरेज नहीं है कि वो मतलब शिया है, सुन्नी है, या वो बरेलवी है, अहले हदीस है, या क्या है, देवबंदी है। उसको सबसे पहले सरोपरी उसको जो आता है, जो सबसे पहला मुकाम आता है वो सैयद का आता है, ख़ान का आता है, अशराफ का आता है। रज़ील का नाम आते ही इनको सांप सूंघ जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों को समझें और इस पे हम लोग जो है काम करें। और हमारी कोशिश है कि मौलाना साहब ही कहें हम लोग। जी बिल्कुल ही, इनका खिताब हम लोग मौलाना ही रखें और जहाँ भी जिक्र हो मौलाना मतलब मौलाना आसिम बिहारी। बहुत शुक्रिया शारिद साहब। अब बड़े अदब से मैं अब हम सब में हमारे बड़े और एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के असातिज़ाओं में से एक अहम पोजीशन रखने वाले जनाब ज़ैनुल आबदीन अंसारी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मौके पर कुछ अल्फाज बोलें और हमारी रहनुमाई करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कुछ बातें जो अलग से होती हैं पहले बताऊं।
देखिए, एक चीज़ जो है आज के ज़माने में हमें जो हकीकत है जो दुनिया में हो रही है उस पे ज़्यादा हमें जो है ध्यान देना है। इतिहास को पढ़ करके और उससे सबक लेना है। जो मुझे महसूस हुआ इधर 8-10 सालों में, 15 सालों में, कि जातियां एक हकीकत बन गई हैं और जिसको हमारे सोशल साइंसदां जो पिछले 70-100 सालों से मेहनत कर रहे थे कि जातियां ख़त्म हो जाएं, यानी कि 70 सालों के आप जो है अम्बेडकर के ज़माने से सोचिए, तो वो जातियां ख़त्म होने के बजाय पिछले 10 सालों में, 15 सालों में और मजबूत हुई हैं। तो ये एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो चाहे अंसारी बिरादरी हो, जातियों को उर्दू में कहें बिरादरियाँ, ये मजबूत होती जा रही हैं और पिछले कुछ सालों में इनका संगठन अलग अलग बन रहा है, मुसलमानों में भी और गैर मुसलमानों में भी, ठीक है ना। चाहे वो पसमानदा तबके से हों, चाहे अगले तबके से हों, तो ये जातियां जो है मजबूत होती जाएंगी। इसका पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन है। हर पार्टियां ये कह रही है कि भाई हमारे इतनी बिरादरी है का वोट है, हमें इतने टिकट चाहिए। तो वो आप तभी स्ट्रांग होंगे जब आपकी बिरादरी का एक संगठन हो और मजबूत हो। ये तो एक बात हुई, आज की हकीकत है। और बिहार के इलेक्शन में ये साफ पता चल गया, हिंदू मुस्लिम नहीं, बिरादरी, ठीक है ना। एक आदमी ये कह रहा है कि साहब मुझे तो, हम अपनी बिरादरी के रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, चाहे मैं जीतूँ चाहे न जीतूँ, और उसका एक भी सीट नहीं जीता, लेकिन ये मजबूत है और मिलेगा और पार्टियां मजबूर हैं। तो एक तो अपनी ताकत आपको दिखानी है, तो इसके लिए ये संगठन बनाना ही होगा। बीच में जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो रिवॉल्यूशन आया था, तो उसमें ये जातियाँ ख़त्म हो रही थी। सोशल साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कोई जातपात नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है और बहुत सारे लोग इस पर किताब लिख रहे हैं। अब जब आपकी अपनी बिरादरी की एक संगठन बनना है, तो हमारे एक दूसरी बात जो सबसे हुई, मैं अभी ये किताब जो है प्रोफेसर सज्जाद साहब का है, मैं पढ़ रहा था, आसिम बिहारी साहब के, मौलाना आसिम साहब के जो ऊपर समान उम्री के ऊपर लिखा हुआ है। मैं भी मौलाना आसिम साहब से बहुत बिल्कुल नावाकिफ़ था। हमारे भाई शारिक भाई ने एक बार इनका जिक्र किया कि नहीं, आसिम बिहारी साहब थे, और इनका भी हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन में उतना ही हाथ है जितना मौलाना आज़ाद का है। और वही बात जब मैं किताब के पहला सफ़ा शुरू किया हूँ, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि मौलाना आज़ाद, गांधी जी, मौलाना आसिम साहब और दिगर जो उस ज़माने में लोग थे, वो सब साथ साथ हर चीज़ में शामिल रहे। लेकिन हम लोगों ने मौलाना आज़ाद के बारे में खूब पढ़ा, लेकिन मौलाना आसिम साहब के बारे में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। अब ये किसकी गलती है? मैं कुछ चीज़ों में ये मानता हूँ कि मैं अपनी गलती मानता हूँ। मेरा मिजाज ये है कि अपने गुनाहों का भार हम दूसरे पर नहीं डालना चाहते हैं कि साहब उन्होंने हमें नहीं पढ़ने दिया, उन्होंने तो ना हुआ हमारे दुश्मन, हमें नहीं पढ़ने देंगे। तो गलती किसकी है? अल्लाह मैंने शैतान को बनाया कि इनको बहकाओ, तो गलती किसकी है? शैतान की थोड़ी है। सज़ा कौन किसको मिलेगा? शैतान को मिलेगा, इंसान को मिलेगा। तो अगर जो हमने मौलाना आसिम साहब के बारे में नहीं पढ़ा, तो हमारे जो आब अजदा हैं उनकी गलती है और हमारी गलती है। ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि लिटरेचर में पसमानदा तबके के लोग प्रोफेसर या वो नहीं हैं। आज से 100 साल पहले भी थे, 50 साल पहले भी थे, 1000 साल पहले भी थे, आज भी हैं। तो उन लोगों ने जब जो है रिसर्च कराई, तो मौलाना आज़ाद पे 200 PhD हो चुकी हैं, तो मौलाना आसिम साहब पे PhD क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं कराया उन्होंने? ये टॉपिक क्यों नहीं होना चाहिए? इनका कोई भी लेख अखबारों में क्यों नहीं आता है? तो ये मैं हमारे कुछ साथी अशराफिया को गाली देते रहते हैं,
मेरा इत्तेफाक है कि उनके गाली देने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमने क्या किया, क्या हमने अपने तारीख को मंजर आम पे लाए। हम सब लोग यहाँ पे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, या ऐसा नहीं कि इसमें कोई ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है। क्या हम आज के दिन से भी मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं सोशल साइंस का नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ, तो मैं शायद इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना कर सकूँ, ठीक है ना। आपका आप जा बजा मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने क्या किया, लेकिन मैं माजरत ये है कि मैं न तो इतिहास का भी पढ़ा, मैं साइंस का तालिब इल्म शुरू से रहा और साइंस मेरा इंजीनियरिंग पे रहा। हाँ, लेकिन इंजीनियरिंग में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 100-200 पेपर हैं पब्लिश, ठीक है। तो अपने एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, है ना। अगर गूगल पे कहीं नाम सर्च करेंगे तो बहुत सारे पेज खुलेंगे। तो मेरा मानना यह है कि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, अगर जो आज हम ये तय करें कि मौलाना आसिम के समाने उम्री पे हम उनकी बातों को अखबार में लिखेंगे, यूट्यूब चैनल पे आएगा हमारा। अब इसके बारे में कौन बताएगा? जो उसके जानकार हैं। अब मौलाना ये सज्जाद साहब कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन इनसे कांटेक्ट करना चाहिए। ये किताब कैसे आई है और प्रोफेसर सज्जाद साहब हैं, तो फिर इनका इंटरव्यू क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसमें क्या है कि मौलाना सज्जाद, ये प्रोफेसर अहमद साहब से बहुत अच्छी, मतलब मैं देख रहा हूँ कि पतली किताब नहीं है भाई, इन हज़रत ने कितनी मेहनत की है, मैं इस पे देख रहा हूँ। और इसके अंदर जो है पूरी उन्होंने बहुत सारी खुतबात का शाया किया है उन्होंने, फ़ोटो कापी इसके अंदर। तो ये बहुत ही एक ज़ख़ीम किताब है। मेरे ख्याल से इस किताब को यहाँ पे होना चाहिए इस ऑफिस में। एक कुछ किताबें जो हमारे जो तारीख़ में हमारे पसमानदा महाज के और पसमानदा में काम करने वाले लोग थे, शख्सियात थी, उनकी अगर जो भी हमें कलेक्शन मिलता है इस ऑफिस में एक कॉपी साहब जमा करें। डॉक्टर साहब, एक तो ये रहे ताकि हम जब यहाँ पे आएँ, नहीं सर, लाइब्रेरी जो होती है एक छोटी सी अलमारी आती है 150 रुपये की, और ला के एक किताब रखे। अभी हमारे पास 100 किताब हो जाए तब भी बहुत है, लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी बात की बात होगी। लेकिन ये किताब मुझे बड़ी पसंद आई, मैं कोशिश करूँगा पढ़ूँ इसको, देखता हूँ कैसे मिलेगा ये। तो एक तो ये कि हमने जो पहली बात बताई, 1 बाय 1 मैं चलूँ, मैं भूल ना जाऊँ, कि एक तो हमारा संगठन होना चाहिए, और इस संगठन को अब हमारे पसमानदा समाज के जो लोग थे, पहली बात तो मुझे इस वर्ड से थोड़ा सा मैं अपने आप को मैं बताऊँ, मैं बिल्कुल डिफरेंस है। मैं पसमानदा, हम पसमानदा थे, लेकिन हम पसमानदा रहेंगे नहीं। हमारा मानना ये है, हमें डेवलप्ड होना है, और हमें उन लोगों से जो अपने आप को अशरफ समझते हैं उनसे ऊपर जाना है। तो उनसे ऊपर जाने का तरीका ये है कि हम उन पे हावी हों। हावी क्या? हमें लिटरेचर में भी हावी होना है, हमें साइंस में भी हावी होना है, हमें बिजनेस में भी हावी होना है और तालीम होना। और एक चीज़ बता दूं आपसे, इंसान पावर की पूजा करता है। मैंने वो दिन अपने आँखों से देखा है, और ये नहीं टीवी के ऊपर। मायावती जब चीफ मिनिस्टर थी, पंडित लोग जाके पैर छूटे थे। आप उस मकाम पे अपने को पहुँचेंगे तो पैर, पंडित क्या मेरे पैर छूटे? आपको इसका मतलब क्या है कि आपको उस मकाम पे पहुंचना होगा। तो एक तो ये मेहनत होनी है। तो पहला मुद्दा है कि हमारी एक संगठन होनी चाहिए। उस संगठन में हमारे जो लोग थे, जिनको इतिहास ने भुला दिया है, उनको मंजर आम पे लाना है। मौलाना आसिम साहब का मैं भी बिल्कुल नहीं था, मैं तो अभी 1-2 पेज पढ़ा हूँ और देखा कि उनके कितने कारनामे थे, लेकिन किसी को नहीं पता है। तो एक तो ये होगा। और जैसे इस बार हम लोग जो है, इसका एक तरीका ये है कि आज अपने उनकी जो है उसमें हम बैठ करके जिक्र कर रहे हैं, ये शुरुआत होंगे इंशाल्लाह। और इसमें लिखा हुआ है कि ये लोग जो उन्होंने जमीयतुल मोमिन का जो इन्होंने बनाया था, वो साफ साफ लिखा हुआ है कि इतिहासकार के हवाले से लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ थे। यानी हम हिंदुस्तान के जो कहते हैं ना कि बिल्कुल हिंदुस्तानी रहे, यहीं पैदा हुए, यहीं पे हमें मतलब हम कन्वर्ट हुए, यानी इस्लाम को कबूल किया हमने, और यहीं कहीं हम बाहर से नहीं आया, ना हम कहीं बाहर जाने को सोचे कभी। इसलिए तो हमें इस बात को पूरे मंजर आम पे बताना है कि साहब हम उस कौम के फॉलोअर हैं जो यहीं की मिट्टी से पैदा हुआ और यहीं की मिट्टी में हमें दफन होना है। और हमने कभी जिस वक्त पूरी मुहिम चल रही थी हिंदुस्तान छोड़ने की, हम उसके मुखालिफ खड़े थे। उन चीज़ों को हमें लाना होगा। तो एक अब दूसरा जो हमने कहा कि एक तो पॉलिटिकली हमें एकजुट होना है, संगठन बनाना है। शारिक भाई उसमें लगे हुए माशाल्लाह, इनकी मैं तारीफ़ करता हूँ।
और दूसरा, हमें अपनी कौम को, जिसको अभी हम पसमानदा कहते हैं, इसको पसमानदा अगले आने वाले दिनों में इनको पसमानदा नहीं रहना है। और पसमानदा क्यों हम हैं कि जैसे भैया पसमानदगी दो तीन चीज़ों से हैं। एक तो इल्म की कमी, पैसे की कमी और पावर की कमी। अगर जो आज आप यहाँ पे, सबसे बड़ी बात जानते क्या है, एक अंसारी अगर बहुत पावरफुल हो जाए ना तो सैयद हो जाता है, लोग उसको सैयद कहते हैं, ठीक है ना। एक जो आपका जो है एससी बिरादरी का आदमी है, जब वो पावरफुल हो जाता है ना तो पंडित अपनी बेटी की शादी कर देता है, फिर वो एससी नहीं रहता। वो जानते हैं क्या है रूल? ये है जो अक्लमंद लोग कहते हैं, ठीक है ना। अभी तो जैसे हमारे यहाँ एक जो है क्या नाम का, दानिश साहब का, तो सारे अंसारी मिलकर उनको गाली देते हैं, क्यों हम लोग उड़वा दें। जबकि रूल क्या है, जो पावर में है उसके साथ रहना है। औरंगजेब जब यहाँ पे आए, मुगल आए, तो सारे ठाकुरों ने, राजपूतों ने अपने बेटियों की शादियाँ की उनमें। और ये सिर्फ अकबर तक नहीं महदूद है, औरंगजेब की भी शादी जो है हिंदू औरतों से हुई ठाकुरों से, क्योंकि ठाकुर रूलिंग कौम थी, तो वो शादियाँ रूलिंग कौम में ही करेंगे। फिर हम अगर हिंदू से शादी कर लें तो हमने गुनाह कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने हिंदू से शादी किया तो सवाब काम किया। ये किसने बनाया? इन मौलाना, निहाद मौलाना ने बनाया, जिनको इस्लाम की कोई नॉलेज नहीं है। तो सीधी बात है कि हमें तो साहब, मैं बहुत सिंपल कहता हूँ, हमें अपने उसूलों के साथ जो आगे जा रहा है उसके साथ रह के आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। और अपनी पूरी कौम को ये बात सिखाना है। मैं ज़ाती तौर पे इस बात को शारिक भाई से भी कहा हूँ, शारिक साहब से भी कहा कि भाई मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मेरा एक काम है कि हमारी कौम शिक्षित हो जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा से बड़ा पावर कोई चीज़ भी नहीं है। तो इस बात के साथ मैं अपने ख़त्म करूँगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आप सभी लोगों को मुझे बोलने का मौका दिया। मैं हमारे मोहतरम, हमारे बीटीसी के कैंडिडेट जनाब जाहिद ताज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की नशिस्त में अपने आसिम बिहारी रहमतुल्लाह और पसमानदा मूवमेंट के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब जाहिद ताज साहब। सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की दिल्ली यूनिट को मुबारकबाद देता हूँ। ये यूनिट द्वारा जो है आज मौलाना आसिम बिहारी की यौम वफ़ात पर यह कार्यक्रम रखा गया। और चूँकि काफ़ी जो मेरे पूर्ववर्ती वक्ता थे, सब ने बहुत विस्तार से सारी बात रखी है, पूरा जो कॉम्प्रहेंसिव जो है इस पर डिस्कशन किया है, उनके आंदोलन पर, उनकी जो है पूरी ज़िंदगी किस तरह से जो है उन्होंने जो है पसमानदा मूवमेंट को दी अपनी, किस तरह से हर क्षेत्र में, चूँकि वो कंटेम्प्रेरी थे गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के, जौहर के, यानी जिन लोगों को जो है लीड दी गई इतिहास की किताबों में, लेकिन वो जगह जो है मौलाना आसिम बिहारी को नहीं दी गई। जबकि जैसा कि अभी जिक्र किया था कि 1 लाख रुपए वाला जो मामला है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ था उस दौर में। 1 लाख का मतलब आज के 50 करोड़ तो कम से कम मान ही लो। तो इतना बड़ा ऑफर एक ऐसे आदमी को दिया और उन्होंने वो ठुकरा दिया, और वो भी तब ठुकरा दिया कि जो आदमी बहुत ज़्यादा पसमानदगी से, आर्थिक पसमानदगी से जो है वहाँ तक संघर्ष करके पहुँचा। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। उनकी जर्नी भी बड़ी कसमकस की रही, क्योंकि वो पैदा बिहार में हुए, वफ़ात उनकी जो है आज के प्रयागराज और पहले के इलाहाबाद में हुई। तो मेरा जो मानना है, चूँकि मौलाना आसिम बिहारी पर तो सभी ने चर्चा लिखी, लेकिन उनका जो कोर इशू है, जो मकसद है, मैं उस पर कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। अभी प्रोफेसर साहब जिस तरह से बता रहे थे पावर के बारे में, मसल पावर के बारे में, मनी पावर के बारे में, एजुकेशन पावर के बारे में, मैं इससे थोड़ा सा जो है इत्तेफाक नहीं रखता। वो इसलिए नहीं रखता कि आप पावर आने पे जो आपकी सराउंडिंग के लोग हैं वो भले ही आपके पैर छूते हों, आपको इज्जत देते हों, लेकिन आप अभी भी जो है ना कोर इशू को अचीव नहीं कर पाते। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो दलित हैं, बहुत पैसा है उन पर, लेकिन आज भी उनको जाति सूचक शब्दों के साथ ही उनको जो है वो किया जाता है। आप इसे छोड़िए, मुसलमानों में आइए, जो पठान रिक्शा चला रहा होता है और उसकी सवारी जो है कोई पसमानदा हो और उसको पता हो तो उतरने के बाद उसका नाम भी आप देखिएगा बड़ा ऐसा होता है, मिर्जा असद अली खान बेग, चाहे वो रिक्शा ही चला रहा है। तो हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे यहाँ पसमानदगी जो होती है ना वो सोच से शुरू होती है,
वो सोच का मतलब ये है कि जब हमारे बुजुर्गों के यहाँ या जब बच्चे पैदा होते थे तो किसी सैयद साहब के यहाँ, किसी बड़े पंडित जी के यहाँ ले जाते थे कि भाई बच्चा पैदा हुआ, आप नाम रख दें इसका। उनको भाई कब हुआ, उनको सोमवार को सोमवारी रख दो, इतवार को इतवारी। आप आज से 50 साल पहले पसमानदा लोगों के नाम मिलेंगे तो ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे, जुम्मा, इतवारी, शनिवारी, जुमेराती। तो वो इसी वजह से थे कि भाई जिस दिन पैदा हुआ कि तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हारे लिए कोई नाम सोचा जा सके, आप तो जिस दिन पैदा हो गए उसी दिन का नाम अपने साथ रख लो। लेकिन बात यह है कि हर पसमानदा बरादरी में बेशक पैसे वाले लोग हैं, बेशक जो है पॉलिटिशियन हैं जो अच्छे पावर में हैं, बेशक जो है बिजनेसमैन हैं और एजुकेशन में बहुत आगे हैं। हजरत उसका उदाहरण है, यहाँ पे हमारे सामने बैठे हैं भाई साहब, उदाहरण हैं। खुद शारिक साहब जो है अलीगढ़ जैसी जो है नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी से फारिग हैं। हम जैसे लोग जिनको उनके माँ बाप ने पढ़ाया। लेकिन ये मकसद पूरा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि हर दौर में रहे हैं। अम्बेडकर भी तो अपने दौर के बहुत बड़े थे भाई, भले ही वो संघर्षों से आए लेकिन बहुत बड़े थे ना। कहने का मतलब ये है, असली लड़ाई मैं अक्सर कहता हूं जब भी मेरा किसी पसमानदा कार्यक्रम में जाता हूं कि जब तक आप जात को जमात में नहीं बदलेंगे तब तक ये मकसद कामयाब नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि मुसलमानों की जितनी जो है अशराफ जातियां हैं, उनका एक ग्रुप है जो आपस में शादी ब्याह करता है। आप पैसे से कभी एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते, आइडियोलॉजी से भी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि वो है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बैटल ऑफ आइडियाज। आपने सुना होगा, वामपंथी विचारधारा के बहुत अच्छे स्लोगन है वो। उसका मतलब ये है, लेकिन जब रोटी और बेटी का साथ होता है वो लंबा चलता है। जैसे उदाहरण दे रहे थे कि भाई मुगल शासन काल में इसलिए करते थे कि रूलिंग क्लास थी राजपूत, वो शादियां करते थे। आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा जो जातिवाद है वो पसमानदा बरादरियों में है। मैंने भी बताया कि शेख, सैयद, मुगल, पठान, मल्लिकी, गाढ़े ये आपस में शादियां करते हैं। 6-7 बिरादरियों का ग्रुप है जिन्होंने जात को अपनी जमात में बदल दिया। किसी की फूफी जो है वो मल्लिकी है, किसी की खाला जो है वो सैयद है, किसी का मामा शेख है, तो वो एक दूसरे जुड़ गए। उससे एक और दूसरे स्तर पाएंगे तो जो मार्शल बिरादरियां थी, जो किसान जातियां मुस्लिम हुई, चाहे वो गुजर हो, मूले जाट हों, चाहे जो है आपका ये हो रांगड़ हो, त्यागी हो, मुस्लिम त्यागी, वो 4 से 5 लोग आपस में शादियां करते हैं। और आपको सोच के हैरानी होगी कि पसमानदा में बिरादरी तो छोड़ दीजिए, चाहे अंसारी हो, चाहे इदरीसी हो, चाहे सैफी हो, उनमें भी उपजातियां हैं, वो उनमें भी शादी नहीं करते। आप ये देखिए, सेम कास्ट तो छोड़ दीजिए मंसूर साहब, उपजातियों में भी शादी नहीं करते। मुझे नहीं पता, चूंकि अंसारी बिरादरी के लोग ज्यादा बैठे हैं और मेरा काफी ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ मेरठ जिले में जो है ना पारवा और दूसरा एक और है, उनको कहते हैं अंसारियों में 2 सेगमेंट है, एक पारवा कहते हैं, दूसरे का मेरा नाम जहन से निकल रहा है, वो भी आ जाएगा। वो आपस में शादी नहीं करते। यार अगर उन्हें पता लग जाए कि किसी पारवा ने किसी दूसरे वाले सेगमेंट में शादी कर दी तो उसे नीची नजर से देखते हैं। इस पे कोई काम नहीं हुआ पसमानदा मूवमेंट पे, जड़ में ही कोई काम नहीं हो रहा, बेसिक पे ही कोई काम नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए बेसिक पे हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि हमारे समाज को देखिए पढ़ाएंगे हम। हमारे वालिद साहब है वो जोबर थे आमतौर पर। अब हम 2 भाई हैं, एक इंजीनियर एक वकील है। पढ़ाई भी हम खुद कर लेंगे, चीजों को आगे भी हम खुद बढ़ा लेंगे। आपको कोई नहीं रोकता पसमानदा के नाम पे बिजनेस करने से, कोई रोकता है आपको? नहीं रोकता। आप किसी क्षेत्र में किसी शोबे में चले जाइए, आप यहाँ आ जाइए, सारी बात छोड़िए। दिल्ली में मुसलमानों का जो एलिट क्लास वर्ग रहता है, माना जाता है, सो कॉल्ड माना जाता है, वो माना जाता है कि ओखला में जो रहते हैं वो सब पढ़े लिखे मुसलमान रहते हैं। यहाँ पे आप जो है अगर सर्वे करेंगे तो 90% पैसा पसमानदा बिरादरियों के पास है। उन्हीं की यहाँ पे बिल्डिंगें हैं ज्यादातर, वो तो बाकी अलग चीज है कि नाम, लेकिन सब उनके पास है। जब तक आप अपनी डिग्निटी को, यूनिटी को डिग्निटी में बदलकर उसे जो है एक मंजिल तक नहीं पहुंचाते, पसमानदा इशू कभी काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इस पे कोई आवाज नहीं उठाई गई, जात को जमात में बदलने की कोई आवाज नहीं उठाई गई। तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज है। एक दूसरा क्या है, एक दूसरा है कि हमारे यहाँ जो है ना सोसाइटी कल्चर नहीं हुआ जैसे जाटों में हुआ। किसका? एजुकेशन का। जाटों ने क्या किया मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर बड़ौत, बागपत, सहारनपुर क्षेत्र में जाएंगे तो जाटों ने गांव-गांव आपस में सोसाइटियां बनाई और 5 गांवों पे एक कॉलेज है वहां पर। इसलिए वो सबसे पहले पढ़ाई के मामले में आगे हुए। और जब भी भर्ती निकलती थी, आप दिल्ली चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, पश्चिम उत्तर प्रदेश चले जाएं, 3 से 4 क्षेत्र की नौकरियां। पुलिस वाला होगा, हर तीसरा आदमी आपको जाट मिलेगा, दूसरा आदमी जाट मिलेगा। रोडवेज में हर दूसरा आदमी आपको जाट मिलेगा। आर्मी में भी जाट भर के, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को अपने जो है ना सोसाइटी कल्चर में उतारा और एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ उन चीजों को आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ ऐसा कोई काम हुआ? नहीं हुआ। हमारे यहाँ अगर प्राइम लोकेशन भी होगी तो बिरयानी के ठेले की होगी। नहीं, बता रहा हूं मैं आपको। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले कल्चर को बदलना जरूरी है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी ग्रेजुएट से कम होगा, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं अच्छी और बुरी चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझते हैं। जैसे अभी बात चल रही थी, जब आपके पास समझ आ जाती है, सारी चीज़ आ जाती है। एक हजरत बता रहे थे कि जी हम जो हैं सैयद हैं, ऐसी बहस चल रही थी कि सैयद हैं हम, ये हैं। तो उन्होंने पूछा भाई आप सैयद हैं, इसमें आप में एक्स्ट्रा क्या है, मुझसे एक्स्ट्रा क्या है, ये आप साबित कर देंगे, मैं आपको मान लूंगा। भाई मुझसे अलग क्या है आप में? आप दांत ना मांजते और आपके मुंह से बदबू ना आती हो तो आप एक्स्ट्रा हैं, मुझसे अलग चीज़, आप यूनिक है मुझसे, ठीक है ना।
ABCD मैंने 26 अक्षरों की पढ़ी है, आपने अगर 52 की पढ़ी हो तो आप मुझसे अलग हैं। समझिए आप बात को। आप नहाते नहीं हैं, आप में से बदबू ना आती हो तो आप मुझसे अलग हैं। आप मुझसे किस चीज में अलग हैं? ठीक है, बल्कि वो बैठे थे तो बोले कि मेरी हाइट जो है 5 फुट 11 इंच है, उस मामले में देखे तो आपकी हाइट जो है 5 फुट 7 इंच, आप तो वैसे ही 5 इंच कम है मुझसे। तो कहने का मतलब है जब आपको एजुकेशन आ जाती है, आप पे दलील आ जाती है, आपका कुतर्क भी तर्क बन सकता है जब आप एजुकेटेड होते हैं। आप ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो बस आप लोगों से यही है, पसमानदा मुस्लिम महाज के जब से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं हमारे बड़े भाई शारिक अदीब अंसारी साहब, और सभी चीज़ हैं। एक और चीज़ है कि मतलब ये मुझे मतलब ऐसा नहीं है, जिस तरह से दलित जातियों में जो जाटो बिरादरी है उसने जो है फ्रंट संभाला अगड़ी जातियों के खिलाफ, उसी तरह से मुझे कहने में, मैं गैर अंसारी शायद अकेला ऐसा हूँगा जो ये बात हर मंच से कहता हूँ कि अगर मुसलमानों में जातीय जो स्वाभिमान लाने का जो काम किया या चीज़ों को जो है पूरी तरह से क्लासिफाइड करने का काम किया, वो अंसारी बिरादरी ने किया। इसमें कोई कहीं से कहीं तक शक नहीं है। इसलिए वो हर चीज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। आबादी में भी ज़्यादा है, लेकिन एजुकेशन में भी ज़्यादा है, हर चीज़ में पॉलिटिशियन भी ज़्यादा। आप देखिए, अगर आप गिनेंगे तो अभी भी आज भी आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए जब पैसा आ जाता है, मेरठ है, मेरठ में और भी बिरादरी रहती है, लेकिन पसमानदा बिरादरी राज करती है। वो मुसलमानों में या तो कसाईयों ने किया, कुरैशियों ने, या अंसारियों ने किया है। तो बस कहना मेरा ये है कि चीज़ों को जात से जमात पर बदलने का एक बड़ा आंदोलन चलाइए। आप ये देखिए, अगर देखिए आप कह रहे थे कि अब हम पसमानदा नहीं है, नहीं रहेंगे। जब नहीं रहेंगे तब तो होगा ही नहीं। जब नहीं रहेंगे, लोग कब्रिस्तान में जिंदा दुआई तो पढ़ने जाते, दफन होने तो कोई नहीं जाता। तो उसी तरह से ये है कि जब तक हम पसमानदा हैं, मैंने तो यहाँ तक किया है, मैं इस पर एक जो है सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ भले ही मुझे कोस्ट लग जाए, और मुझे उम्मीद है कोस्ट लगेगी मेरी उस पिटीशन पे, लेकिन मैं एक पिटीशन भी डालने जा रहा हूँ, शायद उससे पसमानदा महाज को एक बूस्ट मिले। और वो क्या है? वो ये है कि जितनी ओबीसी की बिरादरियां हैं, मुस्लिम ओबीसी की बिरादरियां, उनका जातिगत नहीं बनाया जाए कास्ट सर्टिफिकेट कि भाई ये जोलाहा जाति का फलाना आदमी है, ये दर्ज। मैं कह रहा हूँ उनको जो है पूरे को इकट्ठा करके एक पसमानदा का बना दो, वो किसी जाति का हो, अगर वो पसमानदा का तो ओबीसी से ही रिप्रेजेंट करेगा। ये मैं इसके लिए कर रहा हूं। तो उसमें क्या है कि कम से कम कास्ट सर्टिफिकेट में तो यूनाइट हो। जब हम आ जाएंगे तो पसमानदा वर्ड जो है वो अपने आप में अब ना भारत से निकल के धीरे धीरे जो पश्चिम एशिया में भी चलने लगा है, सारी चीजें चलने लगी हैं। देखिए, पठानों को पसमानदा ही माना जाता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारी कई रिश्तेदारी यहाँ पे कई चीजें। तो भाई ये है, अपने स्तर पर करिए। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, हमारे बड़े नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप ये डेयरिंग का काम कीजिए। आप, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे बेटे, अगर पसमानदा बिरादरी में कोई लायक है, देखिए बराबरी तो बहुत जरूरी है कि वो एजुकेशन वाले बंदे को एजुकेशन वाला ही लड़का मिले, लड़की मिले, या जैसा भी आप समझें। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब तक आप, क्योंकि रोटी तो मुसलमानों में सब जगह खा ले, और बिरयानी तो देखिए यूनिवर्सल डिश है, उसे तो कहीं भी कर दीजिए हजरत। तो लेकिन बेटी जो है उसका मामला है। तो आप सबसे निवेदन है कि आने वाले टाइम में इन चीज़ों को बदलने के लिए देखो किसी ना किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा, वरना सेमिनार में तो इस पर चीज़ें चलती रहती हैं। मेरे पे पैसा मुझे कोई नहीं रोकता। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे जितने क्लाइंट हैं ना वो सारे असराफ हैं, सारे बीजेपी माइंडेड हैं जितने मेरे क्लाइंट हैं। तो मुझे किसी ने पसमानदा होने के नाते नहीं रिजेक्ट किया। तो कहने का मतलब है डिग्निटी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जात को जमात पे जिस दिन लाने के लिए हम कोशिश कर लेंगे, उस दिन हमारा जो पसमानदा मुस्लिम महाज है वो बुलेट ट्रेन बन जाएगा इस पैसेंजर ट्रेन से। और ये जो मैंने आपको पिटीशन वाली बात बताई है, मैंने ऑन एयर बता दी, वैसे मैं बताता नहीं हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ें जो हैं जब तक कर ली ना जाए तब तक हो ना जाए। लेकिन ये अच्छा है, चीज़ें जाएंगे आगे। तो हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में करेंगे इसको। और मुझे निवेदन है कि आप सब लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट उसमें हमसे ना सहमति मांग सकता है अलग अलग बिरादरी की, कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कुछ चीजों की। मैं बस तो वो सारी चीजें जो है आप करिएगा, और इंशाल्लाह इस पर काम करने की जरूरत है। बस यही है कि सब लोग मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो है कि मैं एक शेर के साथ जो है अपनी बात समेटता हूँ कि मैं कतरा होकर तूफा से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। अब मैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आदमी जो हमारा वेब मीडिया संभाल रहे हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी जनाब अब्दुल्ला मंसूर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और हमारे बीच में अपने ख्यालात का इज़हार करें। सारी बातें मुझे लगता है कि मौलाना आसिम बिहारी के बारे में तकरीबन बातें हो चुकी हैं। ये किताब मैं ही लेके आया था दिखाने के लिए कि ये एकमात्र किताब है जो लिखी गई है आसिम बिहारी के ऊपर, और इसी किताब से फयाज़ भाई ने हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया है। जो अभी आपने पढ़ा था वो फयाज़ भाई का आर्टिकल था, और उसी को ट्रांसलेट करके वो अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर छपवाए हैं। वही एकमात्र स्रोत है आसिम बिहारी को जानने का। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि समझ में आया कि काम क्यों नहीं हुआ, कितना कम काम क्यों हुआ। एक बात सर ने कही थी कि हमारे प्रोफेसर भी हैं, इतने लोग हैं, वो लोग काम क्यों नहीं करा रहे। उर्दू के यहीं पे बैठे हुए लोग हैं, उर्दू शायरी में पसमानदा जिक्र नहीं होता, क्यों नहीं होता। हम हेजिमनी को नहीं समझेंगे तो हमको समझ ही नहीं पाएंगे कैसे काम हो रहा है, क्यों हमारी बात नहीं आ रही। तो सबसे पहली बात मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि महात्मा जो होते हैं किसी भी आंदोलन के लिए वो दीवार की तरह होते हैं। उसी दीवार के सहारे ही कोई राजनीति खड़ी होती है।
चाहे वो आप दलित आंदोलन को देखिए तो उसमें अम्बेडकर, फूले, इस तरीके के महात्मा को नजर आएंगे। आप कांग्रेस को देखिए तो वो लोग गांधी, नेहरू की तरह महात्मा खड़ा किए हैं। भाजपा को देखिए, उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय और दूसरे महात्मा को खड़े कर रहे हैं लगातार। तो ये महात्मा जो है ये हमारी याददाश्त होते हैं। जब हम उनका जिक्र करते हैं तो दरअसल हम उनको याद करते हुए उस पूरे मोमेंट को याद कर रहे होते हैं कि वो मोमेंट कैसे बढ़ा, कितने लोगों ने उस पर कुर्बानियाँ दी। और आसिम बिहारी साहब के बारे में जब बात करते हैं तो आसिम बिहारी साहब के वो उस वक्त की पैदाइश है जब अम्बेडकर जी थे, तो हम उनकी तुलना अम्बेडकर जी से करें, ये अच्छी बात है। क्योंकि अम्बेडकर जी को पार्टी मान लिया गया था, अंग्रेज़ उनको इंटरटेन कर रहे थे, लेकिन आसिम बिहारी साहब को पार्टी नहीं माना गया था। पार्टी मतलब कि हम देख रहे थे कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, फिर अम्बेडकर जी है, लेकिन आसिम बिहारी साहब जो मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का असर जो है वैसा नहीं हुआ। उनको अंततः कांग्रेस का सहारा लेना ही पड़ा। कांग्रेस का सहारा लेने की वजह भी थी, जैसे मैंने एक अभी रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा था मोमिन कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो उसमें मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि मोमिन कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के करीब गई उसकी एक वजह ये थी कि कांग्रेस की जो सिंबल्स थे वो अंसारी बिरादरी के बहुत करीब थे। अब देखिए, चरखा था, सूद काटना था, स्वदेशी अपनाना था, तो ये सब के सब जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ जा रहे थे, मतलब हमारे अंसारी बिरादरी के साथ जा रहे थे। तो इसलिए मोमिन कॉन्फ्रेंस और आसिम बिहारी ने ये तय किया कि हम जो है कांग्रेस साथ जाएंगे। अब ये आसिम बिहारी साहब पूरे देश में घूम घूम के उन्होंने प्रचार, कलकत्ता में उन्होंने शुरू किया। कलकत्ता क्यों शुरू किया? क्योंकि कलकत्ता में सारे उस वक्त जो आर्थिक राजधानी थी वो दिल्ली नहीं थी, वो कलकत्ता थी, तो वहाँ पे सारे अंसारी और दूसरी जातियों के लोग वहाँ पे जाते थे। अब पहली बार जब एक जगह मौजूद हुए तो उनको एहसास हुआ कि हम डिप्राइव है। डिप्राइव क्यों है, किस वजह से डिप्राइव है? तो उस पर जब आदमी सोचना शुरू करता है ना, तभी कोई संगठन बनता है, कोई आंदोलन शुरू होता है। जैसे कि शारिक भाई ने बताया था कि इनके वालिद साहब ने जब महसूस किया कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं आज़ादी के इतने साल बाद, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी, डेट भूल गया मुझे कौन सी, नवंबर 1979 79 में। तो 79 में पसमादा शब्द उन्होंने दे दिया था। ये मतलब ये हम तो ये सुनते आए अली अनवर साहब ने दिया था, लेकिन पहली बार सर ने बताया कि वो इनके वालिद साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की थी उसका नाम ही पसमादा जमात पसमादा जमात था ना सर। ऑल इंडिया तबकाती पसमानदा फेडरेशन। हाँ, देखिए मैं भूल गया था, लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब आदमी जो है इकट्ठा होता है, बात करता है, बातचीत करता है, जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो हम बात करके कुछ नतीजे निकल रहे हैं ना। जैसे जाहिद भाई ने कितनी अच्छी बात की, जब तक हम लोग बात इसकी नहीं करेंगे कि हम रोटी बेटी का रिश्ता करें, ये जाति से जमात को जा ही नहीं पाएंगे हम लोग, और ये सच बात है। और अमीर हो जाने से क्या चीज़ें ख़त्म हो जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज पे जूता नहीं पड़ा होता, जो जूता फेंका उसको कहीं ना कहीं वो जातीय घमंड था ना, जो उसने जूता फेंक के मार दिया। तो ये जो पुरानी दलीलें हैं कि आप अमीर हो जाइए, तो फिर हम अगर यही बात होती तो कम्युनिस्ट तो भारत में राज कर रहे होते। तो वो तो यही वर्ग संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो जातियाँ उनको कमज़ोर कर दी कम्युनिस्टों को। क्योंकि एक अमीर, एक गरीब ब्राह्मण, गरीब होने के बावजूद भी वो ब्राह्मण जाति के प्रति वफादार रहेगा, वो अपने मजदूर वर्ग के लिए वफादार नहीं रहेगा। तो ये बहुत बारीकी की चीज़ है जिसको लोग नहीं समझते, और जो सोशल साइंस करनी है नहीं समझते तो समझ में आता है कि वो आके बोल के चला जाए कुछ भी कि हाँ शिक्षा से सब कुछ हो जाता है। तो अम्बेडकर को शिक्षा सबसे ज़्यादा उस वक्त में सबसे ज़्यादा शिक्षा अम्बेडकर के अलावा किसी में नहीं थी, नेहरू के अंदर भी नहीं थी, लेकिन उनको पानी का कटोरा भी नहीं खा दिया जा रहा था। तो शिक्षा से सब कुछ हो जाता, सब खत्म हो जाता मामला। तो ये जो मतलब मुझे लगता है कि जैसे ना नर्सरी के बच्चे इस तरह बात करते हैं, उस तरह कोई बात करके चले जाते हैं, जैसे लगता है अगले को समझ में नहीं आता आंदोलन कैसे चल रहा है। अरे भाई, जब तक जाति की जागरूकता नहीं आएगी, अभी जो कोशिश हो रही है सारे के सारे पसमादा जाति अपना ओरिजिन भारत से बाहर क्यों खोज रही है? क्योंकि सबके अंदर कहीं ना कहीं वही गिल्टी मौजूद है जो अशराफों ने डाल रखी कि हम तो बाहर से आए भाई, हम तुमको मातहत है, तुम लोग मातहत हो, हम लोग आक्रमणकारी थे, हम लोग तुमको गुलाम बनाए थे। तो हम भी अपनी नस्ल जो है कहाँ खोज रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं। ये सच्चाई है। अशराफीकरण हमारा जो हुआ है वो कहीं ना कहीं उसी वर्चस्व की राजनीति का हिस्सा है जो हमको दिया गया। हमारे मुद्दे क्यों नहीं उठ पाते? या हमारे जैसे अभी मैं वही बात दोबारा लाता हूँ, ये बात अभी तस्तरी नाम की एक किताब आई है, उनके लेखक थे सुहेल वहीद साहब, उनका मैंने इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि मैंने 150 कहानियाँ उर्दू में खोजी जो जाति के ऊपर लिखी गई है, सिर्फ 150, और 150 में सिर्फ 18 कहानियाँ मुस्लिम जाति के ऊपर लिखी गई है। अब 150 में भी सोचिए, सिर्फ 18 उनको अपने जाति, अपने समाज को सिर्फ 18 जातियाँ मिल पाई, वो उसी नाम से, वो तस्वीर नाम से वो किताब वो लिखे, मतलब किताब नहीं लिखे, मतलब वो कहानियों का संकलन किए। मैं पूछा ऐसा क्यों हुआ? कह रहे कि वो देखना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। वो किताब अगर कोई जाति के ऊपर कुछ लिखता था तो उसको पब्लिश नहीं होने देंगे। सबसे ज़्यादा पसमादा जाति के लोग जो है उर्दू पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उनसे कहें तुम्हारी जाति परेशानी कहाँ है, तुम्हारी गज़लों में, तुम्हारी कहानियों में कहाँ है? पता ही नहीं है, कोई कहानी नहीं है। दलित साहित्य मौजूद है, पसमादा साहित्य नाम कोई चीज़ ही नहीं है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये जो अभी कुछ दिन पहले भी कुछ साथी इस तरीके की बात कर रहे थे कि हम शिक्षित हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा,
तो ये इस भ्रम में न रहें। शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा से ही हम जागरूक हो गए। हमें तर्क का, जैसा कि साहिब भाई ने कहा कि कुतर्क भी तर्क बन जाता है, वो सब कुछ सही है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है हमारे लिए कि हम जो है हमारे अंदर जातीय चेतना पैदा हो। जब चेतना पैदा होगी तभी हम इकट्ठा हो पाएंगे, तभी हम उससे आगे की ओर बढ़ें। जाति से जमात वाली जो बात थी, मैं उसी पर बात खत्म करना चाह रहा हूँ। और इस पर आसिफ बिहारी साहब ने 2-3 बातें की थी, वो भी कोट कर दूँ। जैसे उन्होंने, वो मऊ में मुबारकपुर में आए थे और उस वक्त उन्होंने कहा 1936 की बात है, कहते आप किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी संगठन में रहे, आप जब अपने संगठन, अपने फिरकों के प्रति आप वफादार रहें, लेकिन जब पसमादा की बात है, मतलब जब उन्होंने पसमादा मतलब अपने कौम की बात है, तब आप लोग दिलो जान से एक हो जाए। मतलब आप किसी, अभी भी वही बात है, आप किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन आप वो पसमादा की राजनीति करें, अशराफ राजनीति में हिस्सा न लें। 1931 में जब बात हो रही थी कि अंग्रेज़ों ने तो 1857 किया था, अंग्रेज़ों ने मस्जिदें गिरा दी थी, अंग्रेज़ों ने तो जामा मस्जिद में घोड़े बांध दिए थे, तो हम अंग्रेज़ों से बात क्यों करें? तो उन्होंने कहा था कि जब आज के वक्त में हर पार्टी, हर संगठन अंग्रेज़ों से बात कर रहा है, अगर हम बात नहीं किए तो हम पिछड़ जाएंगे और ये नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस, लेकिन उनको ये समझ में आ रहा था कि बात जो सत्ता में रहे उसी से बात करेंगे। भाई किससे बात करेंगे आप? आखिर में उनकी एक बात थी कि जब हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो कोई आसान काम नहीं है, इसमें मेहनत लग रही है, लेकिन हमारी मेहनत की दाद जो इतिहासकार लिखेंगे और जो हमारे, जो हम परेशानियां झेल रहे हैं, इसका जो फ़ायदा हमारे आने वाली नस्लों को होगा, तो उनकी दुआएं हमको लगेंगी। इसी साथ अपनी बात खत्म। सबसे पहले ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से जो भी हजरात यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, उन सबको हम क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं। और आज के हम मौलाना अली हुसैन साहब, आसिम बिहारी साहब को, मतलब अब तो ये मोहम्मद के साथ ही पास भी हो गया कि इनको मौलाना साहब ही बोला जाए, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि मौलाना, हम किसी को कम, मतलब कि हम किसी को नीचे दिखाने के लिए या किसी को ऊपर उठाने के लिए ये ना बोला जाए। मौलाना एक बहुत ही मतलब मुक़द्दस वर्ड है, जो अपने सेंट्रल एशिया में, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान वगैरह, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के रीजन्स में जो हमारे जो रिलीजियस लीडर होते हैं, उनके लिए ये वर्ड गढ़ा गया है। तो हर वो आदमी जो रिलीजन के बारे में, जो दीन और मज़हब के बारे में नॉलेज रखता हो, तो उसको हम मौलाना बोल सकते हैं। और इसके लिए ख़ास तौर पर मेरा मानना ये है कि इसके लिए किसी मदरसे से फारिग होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि हर वो आदमी जो नॉलेज रखता है, जो इल्म रखता है, जो असर व रसूख रखता है, उनको हम मौलाना बोलते हैं। बहरकत जहाँ तक मौलाना अली साहब का जो ताल्लुक़ है, अली हुसैन साहब का, ये हमारे बिहार के रहने वाले थे, पटना के रहने वाले थे, और बड़े कम समय में, बड़े मतलब कि बहुत ही कम वक्त में उन्होंने एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब अपने ऐसा जद्दोजहद किए कि मौलाना आज़ाद जैसे शख्सियत के सामने, महात्मा गांधी जैसे लोगों के साथ खड़े हो गए। मतलब एक छोटा सा घराना से उठ करके अपने मतलब कि जद्दोजहद कर करके, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि उनकी जो तालीम जो शुरू हुई वो कोलकाता में हुई थी। कलकत्ता से उन्होंने अपनी स्टडीज़ का आगाज़ किया था, और वो सिर्फ आगाज़ इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, वो बीड़िया बनाया करते थे, और बाज़ औक़ात तो कहीं पढ़ाया भी करते थे। वो नहव सर्फ के मतलब बहुत ही बेहतरीन आलिम दीन थे। वो आलिम दीन के साथ एक मुस्लिह भी थे, एक रिफॉर्मर थे। वो समाज के एक सिर्फ पसमानदा तबका को ऊंचा देखना नहीं चाहते थे, वो समाज के हर वर्ग को, खा वो जो मतलब कि जो कुचले गए हों, जो हाशिए नसीह लोग हैं, जो हाशिए पर है, जो जिनको प्रिविलेज नहीं मिला है, उनकी बढ़ोतरी की बात करते थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि उनका जो कंपैरिजन अगर हम करें तो अंबेडकर से किया जाए, इसलिए कि अंबेडकर साहब एक दलितों के मसीहा थे। उसी तरह से मुसलमानों के ख़ासतौर पर पसमानदा का जो मसीहा जो उठा, जो पहला आंदोलन, जो पसमानदा का आंदोलन का आगाज़ किया, वो मौलाना आसिम बिहारी थे, जिनका ये मानना था कि तालीम के साथ अमल, और अमल के साथ जब तक हम उसको रिफॉर्म के शक्ल में हम समाज में खड़े नहीं होंगे, उस वक्त तक कोई इनकलाब नहीं आ सकता। ये उनका मानना था। इसीलिए उन्होंने, हम जब सवाने को देखते हैं तो ये देखते हैं कि सिर्फ
वो तकरीरें नहीं क्या करते थे, देखा कि मतलब कि वो बंदा 2-2 घंटा तक तकरीरें कर रहा है, मतलब और ऐसे तकरीरें कर रहा है सिर्फ उम्मत के मतलब के गम में, मतलब अपने पसमानदा के हुकूक के राइट्स के बारे में कि हम तालीमी लिहाज से, दीनी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो एम्फसाइज जो किया है वो लड़कियों के एजुकेशन पर किया, जो हमारे समाज का जो एक आधा मतलब निस्फ आबादी है, और निस्फ आबादी को हम मतलब कि साइड लाइन करके हम अपने कौम को तरक्की नहीं दे सकते। तो हम उनकी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि वो सबसे पहले जो एजुकेशन की बात करते हैं, लड़कियों को पढ़ाने की बात करते हैं, जो आज भी हमारे मुआशरा में, आज भी जो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, वो आज भी हमारे मुआशरा में अगर किसी के घर में अगर एक बेटा हो एक बेटी हो तो हम उन दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करते। तो हमारे अंदर भी ये कमियां हैं, जिस कमियां को हमें दूर करने की ज़रूरत है। और हम आज का दिन इसलिए मना रहे हैं कि आज ही के दिन वो इस दुनिया से गए थे, लेकिन वो गए तो थे, वो मतलब उनका जिस्म गया था, लेकिन उनका जो दिमाग था, जो उनका जो स्पिरिट थी, जो उनका मतलब जो विज़न था, वो आज भी ज़िंदा है। और हमें आज के इस प्रोग्राम से हमें एक अहद लेना है कि उनका जो विज़न है वही विज़न यही था कि हम इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करें, हम लड़कियों के एजुकेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा उग्र हों, मतलब उनकी एजुकेशन के लिए हम सोचें, जो पसमानदा तबक़ात हैं हम उनके लिए सोचें, जो मतलब स्कूल नहीं जा रहे हैं हम उनके बारे में अगर हो सके तो अपने महाज के ज़रिए से हम स्कॉलरशिप को भी आगाज़ कर भी रहे हैं अपना हैसियत के हिसाब से। जहाँ भी हमको लगता है कि जो हम शादियाँ में भी डोनेशन करते हैं, हम बच्चे के पास जिनके पास तालीम जारी करने की वसाअत नहीं होती है, उनके कैपेसिटी नहीं होता है, तो हम हस्बे लियाकत हस्बे सलाहियत हम उनको मदद भी करते हैं।